पीएम की सुरक्षा चूक पर मचा घमासान बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच पंजाब के सीएम चन्नी ने पीएम के खिलाफ बेतुका बयान दिया है। उन्होंने पीएम के लिए अमर्यादित शब्द कहे। पंजाब के सीएम चन्नी ने पीएम को तू कहकर संबोधित किया। पंजाब के टांडा में एक रैली को संबोधित करते हुए चन्नी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि पीएम को कोई खरोच नहीं आई, किसी ने नारे नहीं लगाए और पूरे देश में फैलाया जा रहा है कि पीएम की जान को खतरा है। तो पीएम की सुरक्षा चूक पर मचा घमासान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और इस बीच पंजाब के सीएम चन्नी ने पीएम के खिलाफ एक बेतुका बयान दे दिया है। चन्नी ने पीएम के लिए अमर्यादित शब्द कहे हैं। पंजाब के सीएम चन्नी ने पीएम को तू कहकर संबोधित किया है। ओ यार कोई खतरा तेन होया नहीं, थोड़े नेड़े बंदा नहीं कोई आया, कोई नारा नहीं बजया, कोई डला नहीं बज रहा, कोई झरीट नहीं आई, कोई गोली नहीं चली। केड़ी गल दी जान बचा के आ गए तुसी जी। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले पर जमकर राजनीति हो रही है। सीएम चन्नी ने विवादास्पद ट्वीट भी किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सरदार पटेल की फोटो के साथ एक कोट शेयर करते हुए लिखा, जिसे कर्तव्य से ज्यादा जान की फिक्र हो उसे भारत जैसे देश में बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। उन्होंने सरदार पटेल की एक तस्वीर ट्वीट की और इशारों इशारों में पीएम मोदी पर तंज भी कसा है। वहीं प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को सुप्रीम कोर्ट ने भी बेहद गंभीर माना है, लेकिन विपक्ष इस पर सियासत करने से बाज नहीं आ रहा है। इसी बीच इस मामले में आरएसएस का बड़ा बयान सामने आया है। मनमोहन वैद्य ने कहा है कि पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ जो हुआ वो देश के लिए ठीक नहीं। मीनाक्षी लेखी ने तो सोनिया गांधी से पंजाब के सीएम चन्नी को हटाने की मांग कर दी है। गंभीर बात है, उस पर जांच भी हो रही है एंड द ऑफिसर्स दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो सरकार अपना काम करेगी निश्चित। ये ठीक नहीं हुआ है। मतलब एक संवैधानिक सर्वोच्च पद के व्यक्ति को इस प्रकार से खड़ा रहना पड़ना, ये ठीक नहीं हुआ है, देश के लिए ठीक नहीं है। सोनिया गांधी जी को तो हटा देना चाहिए। अगर उनकी सलाह नहीं होती तो उनको हटा देना चाहिए। हटाया क्यों नहीं? मुख्यमंत्री को हटाएं। पीएम अपमान नहीं करे, पीएम का अपमान हुआ है और जो ये बातें कर रहे हैं वो देश का अपमान कर रहे हैं। जो घटना पंजाब में हुई इसके ऊपर एमएचए ने ऑलरेडी कमेटी गठित कर दी है, जिसमें एनआईए के सीनियर अधिकारियों को डाला है। और मैं मानता हूं कि ये एक घटना, पहली घटना इस तरह की 4 दशकों बाद हुई है। और उसके बाद ऐसी घटना का देखा जाना मुझे लगता है देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती ना बन जाए। वेट एंड वॉच करते हैं कि क्या कार्रवाई एनआईए की टीम आगे करेगी, मगर पंजाब सरकार को भी उन अधिकारियों के विरुद्ध जिनने कहीं लापरवाही बरती सख्त कदम उठाना चाहिए। इस बीच पीएम की सुरक्षा में चूक की जांच तेज हो गई है। पंजाब सरकार की एसआईटी आज अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। मामले की जांच के लिए पंजाब सरकार ने एसआईटी का गठन किया था, जिसे 3 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी। इसके अलावा बठिंडा एसएसपी को आज शाम तक गृह मंत्रालय के कारण बताओ नोटिस का जवाब देना है। गृह मंत्रालय की टीम कल पंजाब के फिरोजपुर जांच के लिए पहुंची थी। जिस जगह पीएम का काफिला फंसा था वहां गृह मंत्रालय की टीम ने छानबीन की। पीएम की सुरक्षा में चूक मामले में पंजाब की फिरोजपुर पुलिस ने 150 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया है, लेकिन उनके खिलाफ धाराएं बेहद मामूली लगाई गई हैं। जिन अज्ञात लोगों पर मुकदमा हुआ है उन पर धारा 283 यानी धरने के जरिए ट्रैफिक रोकने की मामूली धारा के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इस धारा में सिर्फ 200 रुपए जुर्माने का प्रावधान है और आरोपी जमानत पर छूट सकता है। मतलब प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक जैसे बड़े मामले में इतनी हल्की धारा, और वो भी उस जगह पर जो पाकिस्तान सीमा से बेहद करीब है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मामले को गंभीर बताते हुए कांग्रेस सरकार से इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह के गंभीर मामले में कोई कार्रवाई ना करके कांग्रेस ऐसी घटनाओं को और बढ़ावा दे रही है। साथ ही उन्होंने पूछा
कि असम में राहुल सोनिया के साथ ऐसा हो तो कैसा लगेगा? By not taking action, they wants to institutionalize this thing. Suppose tomorrow Rahul Gandhi and Sonia Gandhi came to Assam. I did the same drama. Will it be acceptable? Then Congress will not criticize me. If they come to Assam, we will ensure full security. I am not saying that I will go for tit for tat. तो पीएम की सुरक्षा चूक पर मचा घमासान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच आपको बता दें, पंजाब के सीएम चन्नी ने पीएम के खिलाफ एक बेतुका बयान दिया है। उन्होंने पीएम के खिलाफ अमर्यादित शब्द कहे। पंजाब के सीएम चन्नी ने पीएम को तू कहकर संबोधित किया है। पंजाब के टांडा में एक रैली को संबोधित करते हुए चन्नी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि पीएम को कोई खरोच नहीं आई, किसी ने नारे नहीं लगाए और पूरे देश में फैलाया जा रहा है कि पीएम की जान को खतरा है। ਉਹ ਯਾਰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਤੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਿਆ, ਕੋਈ ਡਲਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਝਰੀਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜੀ? तो पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले पर जमकर राजनीति हो रही है। सीएम चन्नी ने एक विवादास्पद ट्वीट भी किया है और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सरदार पटेल की फोटो के साथ एक कोट शेयर करते हुए लिखा, जिसे कर्तव्य से ज्यादा जान की फिक्र है, उसे भारत जैसे देश में बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलनी चाहिए। यह ट्वीट किया है उन्होंने सरदार पटेल की एक तस्वीर के साथ। इशारों में पीएम मोदी पर तंज कसा है। तो जमकर राजनीति इस मामले में अब हो रही है। एक के बाद एक कई विवादास्पद बयान जो है पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से आ रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश में कोरोना के 1,41,000 से ज्यादा केस हो गए हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बेलगाम होती जा रही है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए दिल्ली में आज से वीकेंड कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। यह कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू होकर सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा। इस दौरान लोगों को बिना वजह घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। शुक्रवार को दिल्ली में कोरोना के 17,000 से ज्यादा नए मामले आए। पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 17% के पार पहुंच गया। दिल्ली में पहले से ही रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन नाइट कर्फ्यू से ज्यादा असर नहीं दिख रहा है। संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान लोगों को बिना वजह घरों से निकलने की अनुमति नहीं होगी। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही आ जा सकेंगे। इसके अलावा अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है या कोई और इमरजेंसी है तो वैलिड आईडी कार्ड के साथ ही आप घर से बाहर निकल सकते हैं। तो देश की राजधानी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, उसको देखकर दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू के बाद वीकेंड कर्फ्यू का यह फैसला लिया है। अब देखना यह है कि क्या वीकेंड कर्फ्यू के इस फैसले के बाद देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगाम लगती है, क्योंकि लगातार देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। 1,000 से बढ़ता हुआ आंकड़ा अब 10 से 20,000 तक पहुंचने की कगार पर पहुंच गया है। आपको बता दें, देश में 1 लाख से ज्यादा मामले जो हैं वो पहुंच गए हैं। दिल्ली में 17,000 केस जो हैं वो पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब क्या देश एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि राज्य सरकारों ने तो फैसले लेने यहां पर शुरू कर दिए हैं। दिल्ली में शुरुआत नाइट कर्फ्यू से हुई थी, लेकिन उसका असर ज्यादा नहीं दिखा, तो उसके बाद वीकेंड कर्फ्यू लागू कर दिया गया। आज से वीकेंड कर्फ्यू जो है वो देश की राजधानी दिल्ली में लगा हुआ है, लेकिन इसका असर कोरोना की रफ्तार पे लगाम लगाने के लिए कितना होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले इस कर्फ्यू के बाद भी लगातार दर्ज किए जा रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि अभी जो मामले आ रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा सीवियर यानी बहुत ज्यादा गंभीर मामले जो हैं वो दर्ज नहीं हुए हैं, वो सामने नहीं आए हैं। चलिए, कोरोना के मामलों में अपडेट के लिए इस वक्त हमारे साथ 2 सहयोगी बने हुए। प्रियंका कांडपाल दिल्ली से हमारे साथ बनी हुई है और मुंबई से श्रेया हमारे साथ बनी हुई है। लेकिन प्रियंका, सबसे पहले मैं आपका ही रुख करूंगा। वीकेंड कर्फ्यू देश की राजधानी दिल्ली में
लागू हो गया है, लेकिन 24 घंटे में 17,000 मामले अभी भी आ रहे हैं। तो इसका असर, क्या तस्वीरें आप दिखाएंगे हमारे दर्शकों को? जी बिल्कुल, आज पहला वीकेंड कर्फ्यू है। मैं आपको तस्वीरें, ये सफदरजंग अस्पताल के ठीक सामने हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। आप तस्वीरें देखिए कि चलिए बस और मेट्रो पे तो किस तरीके की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन प्राइवेट गाड़ियों को आप देखेंगे तो लगातार आती जा रही है। सड़कों पर वीकेंड कर्फ्यू का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, कहीं कहीं तो जाम जैसी स्थिति भी दिल्ली में देखने को मिल रही है, जबकि ये साफ किया गया है कि अगर आपको इमरजेंसी ना हो तो आप घर से बाहर ना निकले। एसेंशियल सर्विस वाले, इमरजेंसी वाले केवल निकलेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि लोग साइकिलों में भी आपको नजर आ रहे हैं। ये पीछे अगर आप देखेंगे तो गाड़ियां ही गाड़ियां आपको नजर आ रही हैं। सफदरजंग के ठीक सामने हम खड़े हैं और ये हालात तब है जब 17,000 से ज्यादा मामले कल ही सामने आए हैं। 17% की जो पॉजिटिविटी दर है वो देखने को मिल रही है। उसके बाद इस वीकेंड कर्फ्यू को लगाया गया था, लेकिन सड़कों पर बहुत ज्यादा असर इसका देखने को नहीं मिल रहा है। लोग अभी भी घरों से बाहर निकल रहे हैं। जी बिल्कुल प्रियंका, तस्वीरें तो अपने आप में बता रही हैं कि वीकेंड कर्फ्यू का बहुत ज्यादा असर देश की राजधानी दिल्ली में देखने को नहीं मिल रहा है। लोग अभी भी सड़कों पर निकल रहे हैं, गाड़ियों की संख्या अभी भी बहुत ज्यादा नजर आ रही है सड़कों पर। चलिए रुक करते हैं महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र और मुंबई में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। 7 जनवरी को महाराष्ट्र में करीब 41,000 नए केस मिले हैं, जिसमें से करीब 21,000 केस मुंबई में ही दर्ज किए गए। नए आंकड़ों के बाद महाराष्ट्र में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या करीब 1.5 लाख तक पहुंच गई है। वहीं मुंबई में एक्टिव मरीजों की संख्या भी आपको बता दें तकरीबन 92,000 तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना और ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जहां कल महाराष्ट्र में 40,000 से ज्यादा कोरोना मरीज पाए गए, जिसमें से सिर्फ 20,000 से ज्यादा केस मुंबई में पाए गए। उसके बाद भी अगर मुंबई के हम मार्केट्स की तस्वीरें आपको दिखाएं तो वो डरा देने वाली है। इस वक्त हम मुंबई के बोरीवली सब्जी मंडी में मौजूद है और आप यहाँ की तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके की भीड़ है। कई सारे लोग यहाँ पर सब्जी खरीदने आए हैं, लेकिन लोग जो है वो कोरोना के कोई भी नियम कानून को फॉलो करते नजर नहीं आ रहे। कई सारे लोगों के चेहरे पर आपको मास्क नजर नहीं आएगा। लोगों की भारी भीड़ यहाँ नजर आएगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं सब्जी खरीदने के लिए। लेकिन जो मुंबई है उसमें लगातार जो है कोरोना का जो संकट है वो मंडराते जा रहा है। लगातार जो केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। 25 दिसंबर तक मुंबई में सिर्फ 600 केसेस थे, वहीं अब वो बढ़ के 20,000 से ज्यादा हो गए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे लोगों के चेहरे पर आपको मास्क नजर नहीं आएगा। लगातार मुंबई पे जो है कोरोना का संकट लगातार मंडरा रहा है। सरकार लोगों से लगातार ये निवेदन कर रही है कि लोग जो है वो मास्क पहने, जरूरत ना होने पर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं। उसके बाद भी आप देख सकते हैं किस तरीके की भीड़ आपको इस मार्केट में जो है वो देखने मिलेगी। चलिए मुंबई से ताजा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी श्रेया का। श्रेया, लगातार क्योंकि जब भी कोरोना की पहली लहर हो, दूसरी लहर हो, अगर किसी राज्य पे सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है तो वो है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में मुंबई। तो अभी क्या हालात है मुंबई में? देखिए, जैसे कि आपने बताया कि पूरे देश में 1 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज पाए गए हैं, लेकिन जिसमें से 40,000 से ज्यादा मरीज सिर्फ महाराष्ट्र में पाए गए हैं। तो आप ये साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो कोरोना का खतरा है वो लगातार महाराष्ट्र सहित पूरे मुंबई पे मंडरा रहा है। साथ ही साथ जो मुंबई है जिनमें कोविड सेंटर्स है, वहां पे जो बेड्स है वो लगातार भरते जा रहे हैं। इस वक्त हम मुंबई के बीकेसी कोविड सेंटर में मौजूद है और मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर किस तरीके से यहाँ के कोविड सेंटर में आप देख सकते हैं सारे के सारे जो बेड्स है वो आपको फुल नजर आएंगे। 1 जनवरी तक यहाँ पर एक भी कोरोना का मरीज पाया नहीं गया था, लेकिन अब इस सेंटर पर जो है 900 से ज्यादा कोरोना मरीज है। आप यहाँ पर आंकड़े देख सकते हैं, यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है कि ऑक्यूपाइड बेड्स है 908 और जो बेड्स खाली हैं वो है 416 करके। तो आप लगातार आप देख सकते हैं किस तरीके से जो कोरोना का संक्रमण है वो मुंबई पे लगातार मंडरा रहा है। चाहे वो रेसिडेंशियल डॉक्टर्स हो, पुलिसकर्मी हो, लगातार जो है वो कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। आप साफ तौर पर बीकेसी के तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर आपको कई सारे स्क्रीन में तस्वीरें दिखाई देंगी कि जो बेड्स है वो किस तरीके से यहाँ पर
पूरे के पूरे फुल नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कोई भी आपको बेड जो है वो खाली नजर नहीं आएगा। सारे बेड्स पे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पेशेंट्स है वो है। तो इस पे आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से मुंबई में जो है वो कोरोना लगातार फैलते जा रहा है। लेकिन जो मुंबईकर्स हैं वो अभी भी समझने तैयार नहीं है। वैसे तो बीएमसी हर एक तरीके से ये कोशिश कर रही है कि लोग अभी भी समझ जाए कि मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना कितना जरूरी है। लेकिन ये जो बेड्स जो पूरी तरीके से फुल हो गए हैं, वो तस्वीरें जो देख रहे हैं वो डरा देने वाली हैं। वाकई में हम भी अपने दर्शकों को डराना या खौफ में नहीं रखना चाहते हैं। हमारा मकसद यही है कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि देश में तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। आपको सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा। सरकारें, प्रशासन अपने लेवल पे काम करती हैं, लेकिन देश के एक आम नागरिक के तौर पे आपको जो बताए गए हैं गाइडलाइंस, उनका पालन बहुत जरूरी है। उनका पालन जरूर आप करें। वहीं आपको बता दें, दिल्ली में बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने दिल्ली सरकार के आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली सरकार ने गुरुवार को कोरोना के आंकड़े जारी किए और जिस पर बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर ने ट्वीट कर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री से सवाल करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार दिल्ली में आज कुल 39,873 कोविड केस हैं। हेल्थ बुलेटिन के अनुसार 22,615 मरीज घर या अस्पताल में उपचार करा रहे हैं, पर सरकार को पता नहीं है कि शेष 17,258 कहां लापता हैं। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र राय से पूछा कि यह कैसी पेशेंट मैनेजमेंट है। रुक करते हैं पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 12 डॉक्टरों और 8 पैरामेडिकल स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से अस्पताल में एक बार फिर से हड़कंप मच गया। अस्पताल के 89 डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की हुई कोरोना जांच में 12 डॉक्टर और 8 पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अस्पताल के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में अब तक 250 लोगों की RT-PCR जांच में 136 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं। मेरे साथ में 2 सहयोगी बने हैं, मुंबई से श्रेया और दिल्ली से प्रियंका हमारे साथ बनी हुई हैं। प्रियंका, क्योंकि जब भी इस तरह के मामले आगे बढ़ते हैं तो इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से सवाल पूछे जा रहे हैं कि एक तरफ हेल्थ बुलेटिन में आंकड़े कुछ और हैं, आप जो आंकड़े बता रहे हैं वो कुछ और है। बुलेटिन को लगाकर ये सवाल पूछा कि 17,000 मरीजों की जानकारी कहां पर है, क्योंकि होम आइसोलेशन में अगर हॉस्पिटल्स की बात करें तो तकरीबन 2,000 के लगभग पेशेंट जो है वो अस्पतालों में भर्ती हैं और उसके अलावा जो है 20,000 के लगभग जो है वो होम आइसोलेशन में है। तो उसके बावजूद जो तमाम एक्टिव केसेस हैं उनमें से माइनस भी करके देखा जाए तो 17,000 पेशेंट्स की जानकारी हेल्थ बुलेटिन में नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि हेल्थ बुलेटिन से भी आगे जब हम अस्पतालों की बात कर रहे हैं जहां पर लगातार बेड्स अब भरे जा रहे हैं, सरकार की कोशिश है 1000 बेड्स की संख्या और बढ़ाई है दिल्ली सरकार ने, लेकिन मामले संक्रमण दर की अगर बात की जाए तो 17 तक पहुंच गया है। मैं तस्वीरें आपको एक बार फिर यहां सड़क की दिखाऊं जिसके मामले बढ़ने के बाद जहां पर आज वीकेंड कर्फ्यू लगा हुआ है और ये तस्वीरें आप देखिए कि एक के बाद एक आपको बाइक, स्कूटर, गाड़ियां निकलते हुए नजर आ रही हैं। कहीं नहीं लग रहा है कि वीकेंड कर्फ्यू है, ये बिल्कुल आम दिनों की तरह लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। आप पीछे तक देखेंगे आपको गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें यहाँ पर नजर आएंगी। कहीं से भी देखने में सड़कों पर नहीं लग रहा है कि लोगों ने अपनी पिछले जो दूसरी लहर में जिस तरीके से हम लोगों ने ऑक्सीजन की कमी देखी, अस्पतालों का हाल देखा, कितने लोगों को खोया गया, उसके बाद भी किसी तरीके का कोई लेसन सीखते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं बड़े आराम से, देखिए साइकिल में भी जा रहे हैं, गाड़ियों में भी आ रहे हैं, बाइक, जो कुछ जिसके हाथ लग रहा है घरों से बाहर निकल रहे हैं। जबकि खास इंस्ट्रक्शंस थे कि वीकेंड कर्फ्यू है, कर्फ्यू मतलब बंद है, जो एसेंशियल सर्विसेज में है, जो इमरजेंसी सर्विसेज में है, उनके अलावा कोई बाहर ना निकले। लेकिन यहाँ गाड़ियों में लोग अपने परिवारों के साथ भी बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर ये लोगों की लापरवाही ही है जिसकी वजह से 30 दिसंबर की बात करें और अब कल की बात करें तो जहां पॉजिटिविटी रेट 1.37 था, आज 17 तक पहुंच गया है। बिल्कुल, सड़कों पर गाड़ियों की संख्या बता रही है कि किस तरह से लोग अभी भी लापरवाह हैं, बेपरवाह हैं। सीधा रुख करते हैं मुंबई का, मेरे सहयोगी श्रेया हमारे साथ बनी है। श्रेया, क्योंकि मुंबई में लगातार मामले जो हैं वो डबल होते जा रहे हैं, अभी आप जिस अस्पताल में मौजूद हैं वहां बताएं कि किस तरह का प्रोसीजर होता है, क्योंकि आप बता रही थी पिछली रिपोर्ट में कि बेड की संख्या जो वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह से कोरोना मरीज को वहां पे दाखिल किया जाता है?
देखिए यहाँ पर आपको ये साफ तस्वीरें दिख रही हैं कि सारे जो बेड्स हैं वो ऑक्यूपाइड है। ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ से जितने भी सारे कोविड पेशेंट्स हैं उन्हें अंदर लाया जाता है। साथ ही साथ ये जो बीकेसी कोविड सेंटर है, यहाँ पर लोगों का RT-PCR टेस्ट भी होता है। और जैसे कि अब जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं वो भी मुंबई में काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, तो इन लोग के पास अलग से एक वार्ड है जहाँ पर जितने भी सारे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं जिनका कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आया है, तो उन्हें अलग से एक वार्ड में रखा जाता है जहाँ उन पर खास तौर पर ध्यान दिया जाता है, उनकी RT-PCR टेस्टिंग होती है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे आपको वार्ड्स की तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी जहाँ पर जो बेड्स हैं वो पूरी तरीके से भरे हुए दिखाई देंगे। वैसे तो जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं उन पे BMC और सरकार खास तौर पर जो है निगरानी रख रही है। उनका क्वारंटीन पीरियड भी जो है 7 दिन कर दिया है और 7 दिन के बाद भी जो RT-PCR टेस्ट है वो 8वें दिन पर होगा। उसके बाद ही जो है उन्हें अस्पताल या उनके घरों से बाहर निकलने की अनुमति है। देखिए लगातार मुंबई में जो है कोविड के केसेस जो है लगातार बढ़ रहे हैं। अगर मैं कल की बात करूं तो कल पूरे महाराष्ट्र और मुंबई में 72,000 जो है उन लोग की टेस्टिंग हुई थी मुंबई में, जिसमें से 21,000 लोग जो हैं 21,000 के करीब लोग पॉजिटिव आए गए, जिसमें से 17,000 जो लोग हैं वो असिम्टोमेटिक हैं करके। तो देखिए हम आपको डराने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे हैं, बस बात यही है कि दूसरी लहर में जो देश भर ने जो तस्वीरें देखी, लोगों को खोया, ऑक्सीजन की किल्लत देखी, बेड्स की किल्लत देखी, जो सरकार है और BMC नहीं चाहती है जो तीसरी लहर आ सकती है उसमें भी लोगों को यही सारी तकलीफों का जो है सामना करना पड़े। तो लोग हैं वो अपना जो मास्क है वो पहनकर अगे डबल मास्क पहने, भीड़ भाड़ वाली जगहों में ना जाए। सरकार लगातार लोगों से यही अपील कर रही है कि जरूरत ना होने पर लोग अपने घर से बाहर ना निकलिए। जो मास्क है उसे लगातार जो लोग हैं वो पहने रहे, क्योंकि जो केसेस है मुंबई में वो लगातार जो है बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल देश में 1 लाख से ज्यादा मामले, 1,41,000 पिछले 24 घंटे में, महाराष्ट्र में 72,000, दिल्ली में 17,000। ये आंकड़े अपने आप में साफ तौर से संकेत दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें और बिना मतलब घर से बाहर ना निकलें। अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में भी कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें नोएडा में 3,527 कोरोना एक्टिव मरीज हैं और 33 मरीज कोरोना से ठीक हो गए हैं। तो ये यूपी के आंकड़े, और यूपी के आंकड़ों में से हम आपको नोएडा यानी जो दिल्ली NCR का इलाका है वहां पर गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में 3,527 कोरोना एक्टिव मरीज हैं और 33 मरीज जो हैं वो कोरोना से ठीक हो गए। एक बार फिर रुक करते हैं मेरी सहयोगी प्रियंका का। प्रियंका, दिल्ली में तो हम देख रहे हैं कि वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया, लेकिन दिल्ली NCR के जो तमाम इलाके हैं, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, वहां पर अभी इस तरह की सख्त पाबंदियां नहीं है, लेकिन मामले वहां भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर इस बात को भी समझना होगा कि दिल्ली NCR के लोग अलग नहीं है, क्योंकि दिल्ली के लोग नौकरियां करने के लिए नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद जाते हैं, वहाँ के लोग जॉब्स करने के लिए दिल्ली आते हैं। ऐसे में दिल्ली भर में अकेले प्रतिबंध होने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों के ऑफिसेज नोएडा में हैं, नोएडा के लोग दिल्ली में काम करने के लिए आते हैं। आज जो वीकेंड कर्फ्यू लग रहा है इसके चलते भी जो बॉर्डर्स है वहां पर भी चेकिंग की जा रही है कि दिल्ली में नोएडा से उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है जिनके पास कार्ड्स है, वो इमरजेंसी सर्विसेज में है, एसेंशियल सर्विसेज में है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली में तो ये प्रतिबंध लग गए हैं, दिल्ली में तो ऑड इवन भी चल रहा है, दिल्ली में मॉल्स की दुकानें भी ऑड इवन से खुल रही हैं। लेकिन अगर आसपास के उन इलाकों में जहां से रोज कम्युनिकेशन रहता है, जहां से लोग रोज आते जाते हैं, वहां अगर प्रतिबंध नहीं लगेंगे तो किस तरीके से कोरोना की इस चेन को तोड़ा जाएगा? बिल्कुल, ये सवाल पहले भी उठाए गए हैं प्रियंका, और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ही सवाल उठाए थे कि हम बेशक कितनी भी पाबंदियां लगा दें, लेकिन जब तक जिन राज्यों की सीमाएं दिल्ली से जुड़ी हुई हैं वहां भी इसी तरह के सख्त कदम, कर्फ्यू नहीं लगेंगे, तब तक कोरोना के मामले रुकेंगे नहीं। प्रियंका जी बिल्कुल, जैसे कि लगातार हम बता रहे हैं कि देखिए दिल्ली से गुड़गांव का बॉर्डर टच होता है, हरियाणा सरकार का वो एरिया है, फरीदाबाद का बॉर्डर होता है वो हरियाणा में है, नोएडा टच होता है वो यूपी में है। और ऐसे में सबसे ज्यादा वर्किंग क्लास जो फिलहाल है, जो दिल्ली में काम करती है या नोएडा में काम करती है, वो इन दो शहरों में ही रहती है। ऐसे में दिल्ली में प्रतिबंध है
दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगा हुआ है, दिल्ली में ऑड इवन है, लेकिन बाकी राज्यों में अभी इस तरीके की सख्ती नहीं है। और यही कारण है कि जो दिल्ली में काम करने आ रहे हैं नोएडा से, अगर वो नोएडा में संक्रमित हो गए हैं तो दिल्ली में भी वो फैलेगा। तो यहाँ जो सवाल लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी पिछली वेव्स में उठाया है, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर प्रत्यक्ष रूप से सामने है कि दिल्ली में मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार उस बारे में काम कर रही है। एनसीआर जो बाकी राज्यों में आते हैं उनमें किसी तरीके के खास प्रतिबंध नहीं लगे हैं। दिल्ली में पहले ही येलो अलर्ट के तहत जिम बंद हो गए, सैलून खुले हुए थे, स्पा को बंद कर दिया, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले यूपी में इस तरीके के ऑर्डर आए हैं। तो जाहिर तौर पर एक समन्वय अगर दिल्ली और आसपास के राज्यों में हो तो लोगों की भी बेहतरी के लिए सही रहेगा, और सरकारें भी जो कदम उठा रही हैं उनका भी जो क्रियान्वयन है वो बेहतर तरीके से हो पाएगा। जी ठीक है। अब एक बार फिर रुक करते हैं मुंबई का। श्रेया मेरी सहयोगी हमारे साथ बनी है। श्रेया, आपके पास लौटेंगे, लेकिन उससे पहले एक और खबर अपने दर्शकों को बता दें कि दिल्ली में कोरोना को रोकने के लिए सख्ती बढ़ाई जा रही है, लेकिन मामलों में कमी नहीं आ रही है। दिल्ली में भी अस्पतालों में मरीजों की संख्या तेजी से लगातार बढ़ रही है। आंकड़े आपको बता दें, 4 जनवरी तक दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना के 531 मरीज भर्ती थे, जबकि सिर्फ 2 दिन बाद ही 6 जनवरी तक ही अस्पतालों में मरीजों की संख्या 2 गुनी हो गई है। इन आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से मामले जो हैं वो प्रति दिन जो हैं वो 2 गुने होते जा रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पीएम की सुरक्षा चूक पर मचा घमासान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच पंजाब के सीएम चन्नी ने पीएम के खिलाफ बेतुका बयान दे दिया है। उन्होंने पीएम के लिए अमर्यादित शब्द कहे। पंजाब के सीएम चन्नी ने पीएम को तू कहकर संबोधित किया। पंजाब के टांडा में एक रैली को संबोधित करते हुए चन्नी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि पीएम को कोई खरोच तक नहीं आई, किसी ने नारे नहीं लगाए, पूरे देश में फैलाया जा रहा है कि पीएम की जान को खतरा है। ਉਹ ਯਾਰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਤੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਿਆ, ਕੋਈ ਡਲਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਝਰੀਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜੀ? पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में जमकर राजनीति हो रही है। सीएम चन्नी ने विवादास्पद ट्वीट भी किया। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सरदार पटेल की फोटो के साथ एक कोट शेयर करते हुए लिखा, जिसे कर्तव्य से ज्यादा जान की फिक्र हो उसे भारत जैसे देश में बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। उन्होंने सरदार पटेल की एक तस्वीर ट्वीट की और इशारों इशारों में पीएम मोदी पर तंज कसा है। वहीं प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को सुप्रीम कोर्ट ने भी बेहद गंभीर माना है, लेकिन विपक्ष इस पर सियासत करने से बाज नहीं आ रहा है। इस बीच इस मामले में आरएसएस का एक बड़ा बयान सामने आया है। मनमोहन वैद्य ने कहा कि पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ जो हुआ वो देश के लिए ठीक नहीं है। वहीं मीनाक्षी लेखी ने तो सोनिया गांधी से पंजाब के सीएम चन्नी को हटाने की मांग की है। गंभीर बात है, इस पर जांच भी हो रही है एंड द ऑफिसर्स दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो सरकार अपना काम करेगी निश्चित। ये ठीक नहीं हुआ है, मतलब एक संवैधानिक सर्वोच्च पद के व्यक्ति को इस प्रकार से खड़ा रहना पड़ना, ये ठीक नहीं हुआ है, देश के लिए ठीक नहीं है। सोनिया गांधी जी को तो हटा देना चाहिए। अगर उनकी सलाह नहीं होती तो उनको हटा देना चाहिए। हटाया क्यों नहीं? मुख्यमंत्री को हटाएं। पीएम अपमान नहीं करे, पीएम का अपमान हुआ है, और जो ये बातें कर रहे हैं वो देश का अपमान कर रहे हैं। जो घटना पंजाब में हुई इसके ऊपर एमएचए ने ऑलरेडी कमेटी गठित कर दी है, जिसमें एनआईए के सीनियर अधिकारियों को डाला है। और मैं मानता हूं कि ये एक घटना, पहली घटना इस तरह की 4 दशकों बाद हुई है, और उसके बाद ऐसी घटना का देखा जाना मुझे लगता है देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती ना बन जाए। वेट एंड वॉच करते हैं कि क्या कार्रवाई एनआईए की टीम आगे करेगी, मगर पंजाब सरकार को भी उन अधिकारियों के विरुद्ध जिनने कहीं लापरवाही बरती सख्त कदम उठाना चाहिए।
इस बीच पीएम की सुरक्षा में चूक की जांच तेज हो गई है। पंजाब सरकार की एसआईटी आज अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। मामले की जांच के लिए पंजाब सरकार ने एसआईटी का गठन किया था, जिसे 3 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी। इसके अलावा बठिंडा एसएसपी को आज शाम तक गृह मंत्रालय के कारण बताओ नोटिस का जवाब देना है। गृह मंत्रालय की टीम कल पंजाब के फिरोजपुर जांच के लिए पहुंची थी। जिस जगह पीएम का काफिला फंसा था, वहां गृह मंत्रालय की टीम ने छानबीन शुरू कर दी है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से गृह मंत्रालय की टीम से जो जांच कमेटी बनाई गई थी वो अब एक्शन मोड में आ गई है। जिस जगह पर पीएम मोदी के काफिले को रोका गया था, वहां पर टीम पहुंची, छानबीन शुरू कर दी गई है, लोगों से पूछताछ की जा रही है। वहीं पंजाब सरकार की तरफ से भी कमेटी का गठन किया गया है। 3 दिन में उसको रिपोर्ट सौंपने को कहा गया था और आज उस जांच कमेटी की रिपोर्ट जो है वो भी सामने आएगी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के परिवार के तीनों लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सीएम चन्नी के परिवार में कोरोना की एंट्री, परिवार के 3 मेंबर कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएम ने भी कोरोना टेस्ट कराया है, हालांकि उनकी रिपोर्ट की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सीएम चन्नी के परिवार के 3 लोगों की कोरोना रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के परिवार के 3 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और दूसरी तरफ हालांकि कहा यह जा रहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी कोरोना टेस्ट करवाया, हालांकि उनकी रिपोर्ट की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, क्या नतीजा सामने आया है। लेकिन जिन 3 लोगों की रिपोर्ट अब तक सामने आ चुकी है, उसके मुताबिक तीनों लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पंजाब में विधानसभा चुनावों का माहौल है। चरणजीत सिंह चन्नी अलग अलग जगह पे जाके जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। उसके बीच इस तरह की खबर सामने आना कि सीएम चन्नी के परिवार के 3 लोगों की रिपोर्ट जो है कोरोना पॉजिटिव आई है। और कहा यह भी जा रहा है कि सीएम चन्नी का भी कोरोना टेस्ट यहां पर कराया गया है। हालांकि रिपोर्ट कब आएगी, रिपोर्ट क्या है, इसको लेकर अभी ज्यादा खबर सामने नहीं आई, ज्यादा अपडेट जो है वो अभी नहीं आई है। लेकिन हाँ, 3 लोग सीएम चन्नी के परिवार के जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। पंजाब में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। मुख्यमंत्री सीएम चन्नी अलग अलग जगहों पे जाकर जनसभाएं संबोधित कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं। और इन खबरों के बीच यहां पर सीएम चन्नी के परिवार के 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आना अपने आप में कई तरह के सवाल भी खड़े करता है। चलिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी चमन का। चमन, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? और जो टेस्ट सीएम चन्नी का किया गया है उसकी रिपोर्ट भी आ गई है क्या? चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब के मुख्यमंत्री है, उनके ऑफिस में पहले भी 2 उनके कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आ चुके थे। उसके बाद प्रधानमंत्री की जब मोदी की जब रैली होनी थी, उससे पहले चरणजीत सिंह चन्नी ने भी अपना टेस्ट करवाया था। तो उस समय चरणजीत सिंह चन्नी की रिपोर्ट जो थी वो नेगेटिव आई थी। लेकिन उसके बाद अब चरणजीत सिंह चन्नी के परिवार में जो है वो 3 लोग और पॉजिटिव आ चुके हैं। और इस समय जो है पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का जो है जो टेस्ट जो है वो लिया गया है। अब देखना ही होगा कि चरणजीत सिंह चन्नी की रिपोर्ट अब पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है। जी बिल्कुल चमन, अपने आप में जिस तरह से सीएम चन्नी अलग अलग जगहों पे जाके रैलियां कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, अगर वो कहीं बाय चांस कोरोना पॉजिटिव आ जाते हैं तो सवाल यहां जरूर उठेंगे। जी देखिए, जब से चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो उन्होंने अपने आप को पहले कहा था कि मैं अपने आप को आइसोलेट करूंगा, क्योंकि उनके ऑफिस में पहले भी 2 कोरोना पॉजिटिव आ चुके थे। लेकिन उसके बावजूद भी चरणजीत सिंह चन्नी जनसभाएं करते हैं और वहां पर जो है वो बिना मास्क के जो है वो रैलियों पे स्पीच देते हैं और उनके आसपास काफी जो लोग हैं वो खड़े रहते हैं। तो अब देखना भी ये होगा कि चरणजीत सिंह चन्नी की रिपोर्ट अगर फिर पॉजिटिव आती है तो लगभग कितने लोगों को और ये जो कोरोना संक्रमण है वो फैल सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया चमन तमाम जानकारी के लिए। तो पीएम की सुरक्षा में चूक मामले पंजाब की फिरोजपुर पुलिस ने 150 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया है, लेकिन उनके खिलाफ धाराएं बेहद मामूली लगाई गई हैं। जिन अज्ञात लोगों पर मुकदमा हुआ है उन पर धारा 283 यानी धरने के जरिए ट्रैफिक रोकने की मामूली धारा के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इस धारा में सिर्फ 200 रुपए जुर्माने का प्रावधान है और आरोपी जमानत पर छूट सकता है। मतलब
प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक जैसे बड़े मामले में इतनी हल्की धारा, और वो भी उस जगह पर जो पाकिस्तान सीमा से बेहद करीब है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी मामले को गंभीर बताते हुए कांग्रेस सरकार से इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह के गंभीर मामले में कोई कार्रवाई ना करके कांग्रेस ऐसी घटनाओं को और बढ़ावा दे रही है। साथ ही उन्होंने पूछा कि असम में राहुल सोनिया के साथ ऐसा हो तो कैसा लगेगा। They wants to institutionalize this thing. Suppose tomorrow Rahul Gandhi and Sonia Gandhi came to Assam. I did the same drama. Will it be acceptable? Then Congress will not criticize me. If they come to Assam, we will ensure full security. I am not saying that I will go for tit for tat. चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली और एनसीआर में देर रात से रुक रुक कर बारिश जारी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। सड़कों पर जल भराव का असर ट्रैफिक पर पड़ा है और कई जगह पर गाड़ियां फंसी हुई नजर आई। बारिश की वजह से मौसम और भी सर्द हो गया है, क्योंकि पिछली रात से ही लगातार दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है। और इस बारिश के बाद किस तरह से आप देख सकते हैं कि हालात देश की राजधानी दिल्ली में बने हुए हैं। जगह जगह पर पानी रुकने की वजह से, जल जमाव की वजह से आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक की समस्या, ट्रैफिक जैम की समस्या जो है वो बहुत ज़्यादा जो है नज़र आ रही है। इन तस्वीरों को देखिए किस तरह से एक तरफ पारा जो है वो भी लुढ़क गया है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की है, जहां पर पिछले 12 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिसकी वजह से देश की राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या, ट्रैफिक जैम की समस्या लगातार देखने को मिल रही है। और दूसरी तस्वीर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो गाजियाबाद की है। वहां पर भी लगातार बारिश हो रही है और जगह जगह जल जमाव की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में भी बर्फबारी जारी है। जम्मू में हो रही बर्फबारी की वजह से कई रास्ते बंद हो गए। देर रात यहां कुछ इलाकों में लैंडस्लाइड भी हुआ, जिसकी वजह से कई यात्री रास्तों में फंस गए। रेस्क्यू टीम की मदद से फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला गया। कटरा में बर्फबारी की वजह से वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की परेशानी बढ़ गई है। यहां खराब मौसम की वजह से बैटरी कार और हेलीकॉप्टर सेवा को रोक दिया गया है। हालांकि यात्रा को बंद नहीं किया गया है, लेकिन बारिश का असर और बर्फबारी का असर वैष्णो देवी यात्रा पे साफ तौर से नजर आ सकता है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से एक तरफ पहाड़ी इलाके जो हैं, श्रीनगर की बात करें, उधमपुर की बात करें, वहां पर जमकर बर्फबारी जो है वो हो रही है। और इस बर्फबारी और बारिश का असर जो है जम्मू के कटरा में भी देखने को मिला इसका असर। और वहां पर वैष्णो देवी यात्रा में काफी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि जो बैटरी कार सेवा है, हेलीकॉप्टर सेवा है, वो बर्फबारी और बारिश की वजह से फिलहाल रोक दिए गए हैं, उनको बंद कर दिया गया है, जिससे यात्रियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 24 घंटे से आपको बताएं कि लगातार पहाड़ी इलाकों में, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू हो, श्रीनगर हो, वहां पे लगातार जमकर बर्फबारी हो रही है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला का। रिफत, आपका रुख करूंगा, क्योंकि श्रीनगर में पिछले 24 घंटे में हम देख रहे हैं लगातार बर्फबारी हो रहे हैं। अभी क्या हालात हैं वहां पर? देखिए, लगातार जिस तरीके से आपने कहा बर्फबारी हो रही है, पूरे जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो रही है और जो मैदानी इलाके हैं वहां पे भी हैवी बर्फबारी हो रही है। श्रीनगर में आपको दिखाना चाहूंगा हाल, जो बर्फबारी बहुत ज्यादा हुई है, काफी जगहों पे पेड़ गिरे हैं और देखिए आपकी बिजली का क्या हाल हुआ है। बिजली के खंभे भी काफी जगहों पे टूट गए हैं और ये श्रीनगर का हाल है। और यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भारी बर्फबारी हुई है हर तरफ से। और पहाड़ी इलाकों में ज्यादा, कई जगहों पे 2 फीट 3 फीट तक बर्फबारी हुई है और रोड जो है काफी जगहों पे क्लियर नहीं है। हालांकि ये जो है ये लिंक रोड्स, क्योंकि जहां जहां पे ये गिरे हैं, खासतौर से पेड़ जो गिरे हैं, उसकी वजह से जो है बर्फ हटाने में भी काफी मुश्किल होती है। आप देख सकते हैं कई जगहों पे बर्फ हटाने की कोशिश तो की गई, लेकिन ये जो एरियाज हैं ये अभी भी काफी सारे एरियाज कटे हैं जहां जहां पे पेड़ गिरे हैं, क्योंकि काफी सारे पेड़ जो होते हैं वो काफी जो है खस्ता हो चुके होते हैं और जब वो गिर जाते हैं तो उसके बाद बर्फ हटाने में मुश्किल आती है और ट्रांसपोर्ट की जो है नकल हमल जो है वो भी मुतासिर हो जाती है। तो फिलहाल ये श्रीनगर की सड़कों का हाल है, लेकिन बर्फबारी बहुत हुई है और बिजली काफी जगहों पे गुल हुई है। और जिस तरीके से मैंने कहा कि
मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसा मैंने दिखाया आपको, ये इस वक्त श्रीनगर का हाल है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक पावर रेस्टोर करेगी हर इलाके में। और चूंकि महकमा मौसमियात जो है, मौसम विभाग जो है, उन्होंने कहा कि कल तक ये सिलसिला जारी रह सकता है, यानी कल आफ्टरनून तक हो सकता है कि और ज्यादा बर्फ हो। इस वक्त भी बर्फ हो रही है यहाँ पे। ठीक है, पहाड़ों में तो बर्फबारी हो रही है, लेकिन मैदानी इलाकों में जमकर बारिश हो रही है। सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी जावेद का। जावेद, दिल्ली में 1 या 2 घंटे की बारिश होती है तो लगातार दिक्कतें सामने आ जाती है, ट्रैफिक जैम की, जल जमाव की। अभी तो 10 से 11 घंटे हो गए हैं, लगातार बारिश हो रही है। अभी क्या परिस्थितियां हैं वहां पर? देखिए, दिल्ली में बीती रात से और अब तक लगातार बारिश हो रही है। इस वक्त मैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर हूं। देखिए, यहाँ पर जैम की स्थिति तो आपको नहीं दिखेगी, लेकिन सड़कों पर हल्का जल भराव जरूर शुरू हो गया। और देखिए, ये जो बारिश हो रही है, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, दशक में इस महीने में सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है। सफदरजंग में 41 mm रिकॉर्ड की गई है, जो इस दशक की सबसे ज़्यादा है। और इस बारिश का असर ये हो रहा है कि बारिश से ठंड महसूस हो रही है और हवाएं चल रही हैं। और मौसम विभाग ने कहा है कि कल भी इसी तरह से मौसम रहेगा। साफ तौर पर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक वजह है, पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, उसकी वजह है। फिलहाल दिल्ली में जो मौसम है वो पूरी तरह से बदला हुआ है। आज चूंकि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू शुरू हो चुका है तो जाम की स्थिति नहीं है, लेकिन सड़कों पर जल भराव और जो वाहनों की थोड़ी गति है, क्योंकि जब बारिश होती है तो वाहन थोड़े स्लो हो जाते हैं, पानी जल भराव भरता है, उस वजह से थोड़ा असर पड़ रहा है। जी शुक्रिया जावेद तमाम जानकारी के लिए। स्वच्छता और जल सुरक्षा के बारे में जागरूकता को एक जन आंदोलन बनाने के इरादे से 2019 में शुरू हुई हमारी मुहिम मिशन पानी के लिए ये एक लंबी यात्रा रही। 3 साल के इस सफर में कारवां बढ़ता गया और लोग जुड़ते गए। इस कड़ी में एक और मील का पत्थर हासिल करते हुए मिशन पानी ने सर्वश्रेष्ठ मीडिया श्रेणी में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 जीता है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की ओर से मिलने वाला ये एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। मिशन पानी भारत के लोगों की मुहिम है और इसलिए हम ये अवार्ड देश के लोगों को समर्पित करते हैं। स्वच्छता और पानी, 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 हमको बचानी है ये जिंदगानी। दुनिया के सामने पानी एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर के उभर रहा है। हमारे देश के सामने और भी बड़ा संकट है और चुनौती भी और भी बड़ी है, क्योंकि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी होने वाला देश, अलग अलग तरह के क्लाइमेटिक जोन्स का होने वाला देश, और उसके साथ साथ में आबादी के अनुपात में दुनिया के औसत उपलब्ध पीने योग्य पानी की दृष्टि से बहुत कम उपलब्धता। 18% विश्व की आबादी और लगभग 22% कैटल पॉपुलेशन के सामने केवल 4% पानी की उपलब्धता वाला देश। निश्चित रूप से हमारे सामने चुनौती पूरे विश्व के तुलना में और भी बड़ी है। ये जो पुरस्कार इस दिशा में प्रारंभ किए गए थे, मैं ये मानता हूं कि इसके पीछे भी कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी की ये प्रेरणा कि हम इस जल के आंदोलन को जन जन के आंदोलन के रूप में खड़ा करें, जन जन के आंदोलन के रूप में जागृत करके हम जन सहभागिता के माध्यम से हम देश में एक नई जल संस्कृति की स्थापना करते हुए भविष्य के लिए एक जल समृद्ध भारत का सृजन करें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को उनकी आवश्यकताओं के लिए समुचित मात्रा में जल उपलब्ध रहे। बेस्ट मीडिया प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक, इसमें मिशन पानी नेटवर्क 18 फर्स्ट। ये मैं बताना चाहूंगा आपके जानकारी के लिए, ये हम लोगों के लिए बड़ा कठिन होता है मीडिया का चयन करना। तो जो जूरी थी उसमें काफी चिंतन और बातचीत के बाद हम लोगों ने ये चीज, और आगे भी हम आशा करेंगे क्योंकि मीडिया कर्मी यहाँ मौजूद है, कि इस तरह से आप हम लोगों को सहयोग करते रहेंगे तो शायद हमारी बात कई हजार गुने उसको आगे तक जा सकती है।